अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्माला। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे मदद से अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY 611 का लेसन नंबर 38 एंड द लेसन इज एथिक्स रिगार्डिंग स्कॉलरी पब्लिकेशंस। ये शायद मैंने डबल लिख दिए। अब स्कॉलरी पब्लिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ एथिक्स को भी हम स्टडी करेंगे। And the first is honesty and competence are essential to the advancement of knowledge and scholarly publication। किसी भी नॉलेज के एडवांसमेंट के लिए और स्कॉलरी पब्लिकेशन के लिए सबसे जो जरूरी चीजें वो है ऑनेस्टी एंड कॉम्पिटेंस। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली नॉट एवरी साइंटिस्ट कन्फर्म टू द एस्टैब्लिश्ड रूल एंड वैल्यूज। लेकिन उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली साइंटिस्ट जो होते हैं वो इन रूल्स एंड वैल्यूज को मतलब तमाम साइंटिस्ट, ठीक है, सॉरी तमाम साइंटिस्ट नहीं, कुछ कुछ साइंटिस्ट जो है वो इन रूल्स एंड वैल्यूज को स्टैब्लिश नहीं करते, इनको कंफर्म नहीं करते और कुछ ना कोई वैल्यूएशंस की जाती हैं। वो वैल्यूएशंस होती हैं वो माइनर भी हो सकती हैं, सवेयर भी हो सकती हैं। और अगर आप कोई भी किसी किस्म की वायलेशन करेंगे तो वो आपके साइंटिफिक रिकॉर्ड को डैमेज करेगी और जो भी आपका रिसर्च जो पार्टिसिपेंट्स हैं फिर उसके राइट्स के को कंसर्न करना, ठीक है, इसमें कुछ मेन इश्यूज इसके रिलेटेड भी हो सकते हैं। एंड द स्कैंडल्स जिसमें प्लेजरिज्म का इशू, साइंटिफिक मिसकंडक्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड एटसेट्रा। यहाँ पे जैसे उन्होंने लिखा कि अब कोविड के डेज में जब फर्स्ट आर्टिकल पब्लिश किया गया जस्ट 1.5 मंथ्स में, ठीक है, तो ये मतलब एक बड़ा ब्रीफ ड्यूरेशन था जिसके अंदर एक आर्टिकल को पब्लिश किया गया। लेकिन अब इसके कुछ इश्यूज ये हुए कि मतलब इग्नोर किया गया ग्लोबल वार्मिंग को, इन्वायरमेंटल डिटरेशंस को, दूसरी चीजों को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया, जस्ट फोकस ऑन कोविड। Publication outlets for scholarly work. Knowledge is shared and advanced through scholarly books and journals and with increasing frequency electronically। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो भी नॉलेज को शेयर किया जाता है एडवांसली वो हम स्कॉलरली बुक से करते हैं, जर्नल से करते हैं, इंक्रीज फ्रीक्वेंटली इलेक्ट्रॉनिकली भी इसको इंक्रीज किया जाता है। और जो भी जर्नल्स होते हैं वो फीस चार्ज करते हैं, ठीक है, किसी भी काम को पब्लिश करने के लिए जो भी उनका काम होता है वो उसे पब्लिश करते हैं, उसके लिए उसकी फीस भी चार्ज करते हैं। और यहाँ पर कुछ डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो हमारे रिसर्चर्स हैं उनको मोटिवेट करते हैं कि वो पब्लिकेशंस करें। अब वो कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? सबसे पहला फैक्टर तो यही होता है कि जो रिसर्चर होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने प्रोफेशन में तरक्की कर सके और प्रोफेशन में तरक्की करने के लिए एक रिसर्चर के लिए जरूरी है कि वो पब्लिकेशंस करें। ठीक है, और पब्लिकेशन का जो क्रेडिट्स होते हैं ये भी रिक्वायर्ड होते हैं जब आप कोई बेशक आप ग्रेजुएट स्कूल में हैं या आप कोई पोस्ट डॉक्टोरल अपॉइंटमेंट में है या आप कोई जॉब हासिल कर रहे हैं या रिटेन कर रहे हैं, प्रमोशंस को अर्न करना चाहते हैं, तो उस सब में पब्लिकेशन जो होती है वो मतलब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। पब्लिकेशन आल्सो एलिवेट रिसर्चर स्टेटस अमंग देयर पीयर्स। Competition to get published can interject unhealthy features into the scientific enterprise। अब देखिए जब आप पब्लिश करते हैं तो कॉम्पिटेंसी भी होती है, ठीक है, कंपटीशन भी होता है, क्योंकि जब आप कुछ चीज पब्लिश करने जा रहे होते हैं तो वो आपको पहले रिव्यू करवानी पड़ती है कि वो आपकी रिजेक्ट ना हो जाए। अब इसमें किन चीजों को देखा जाता है? उन्होंने कहा कि जरूर अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो पब्लिश जो आप करने जा रहे हैं वो उसको रिजेक्ट ना किया जाए, वो पास हो रहे, तो उसमें जरूरी चीज ये है कि आप क्वांटिटी पे फोकस करें ना कि क्वालिटी पे फोकस करें। ठीक है, मतलब आप थोड़ा डाटा ले लें लेकिन जो आप डाटा लें उसको वो एक्यूरेट, वैलिड और रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, फर्दर ये कि उन्होंने कहा कि आप में से कुछ ऐसे रिसर्चर्स जो कि बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके स्टडी करना शुरू कर दें, बहुत ज्यादा डाटा इकट्ठा कर ले, लेकिन उनके डाटा की क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा हो जाए लेकिन उसमें क्वालिटी ना रहे, तो इस तरह के प्रोजेक्ट को रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है जब आपकी क्वांटिटी ज्यादा होती है और क्वालिटी कम होती है। ठीक है, और फिर स्टडी की लिमिटेशंस की डिस्कशंस भी। एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रीडेटरी जर्नल्स एग्जामाइन द पब्लिशर के कंटेंट को एग्जामाइन किया जाता है, उसकी प्रैक्टिस को, वेबसाइट्स को। फिर आप किसी भी पब्लिशर के साथ कांटेक्ट करके उससे नेसेसरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसकी स्टेटमेंट्स को पढ़ सकते हैं जो कि पब्लिशर ने मतलब एज ऑथर लिखी हुई है, अपने एक्सपीरियंसेस कुछ पब्लिशर्स जो है ऑथर्स जो है वो शेयर करते हैं वेबसाइट्स पे या कहीं भी, तो आप उनके एक्सपीरियंस को स्टडी कर सकते हैं। आप अपनी मतलब कि आप दूसरों की मिस्टेक्स को, उनके एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं कि आप खुद इन चीजों से बच सके। पब्लिशिंग केस स्टडीज एंड नैरेटिव्स। मैनी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं वो लर्निंग को वेलकम करते हैं किन वेज में कि वो स्टोरीज को एनालाइज करते हैं, इंटरव्यूज देखते हैं, फील्ड स्टडीज करते हैं, केस नोट्स
केस नोट्स, जर्नल्स, नैरेटिव्स एंड अदर सोर्स ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस। इन सब चीजों को एनालिसिस करके वो अपनी लर्निंग करने हैं, ठीक है। कुछ जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, हर किसी का अपना भी होता है, और कुछ होते हैं जो कि सिम्टम्स को एक्सप्लोर करते हैं। मतलब अगर कहीं भी कोई ट्रीटमेंट हुआ है तो उसकी सिम्टम्स को एक्सप्लोर करेंगे और ये देखेंगे कि अगर ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हुआ है तो ये किन आउटकम्स की बेस पर सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है। और पब्लिश मटेरियल बेस्ड ऑन इंटरेक्शंस विद क्लाइंट, बट इश्यूज रिगार्डिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अब यहाँ पर कुछ इश्यूज भी आते हैं। अब उनमें कौन से इश्यूज हो सकते हैं? इन्फॉर्म्ड कंसेंट का इशू, कॉन्फिडेंशियलिटी का, प्राइवेसी इन्वेजन का। इन सब टर्म्स के बारे में हम स्टार्ट में डिटेल से पढ़ के आए, यू नो अबाउट द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ठीक है। इनके रिलेटेड भी इश्यूज जो है वो डेवलप हो सकते हैं। थेरेपिस्ट हु पब्लिश डिटेल्ड आर्टिकल, जो भी थेरेपिस्ट अपने एक आर्टिकल को पब्लिश करता है उसमें अपने क्लाइंट के बारे में बात करता है, मतलब उसकी प्राइवेसी को सेव रखते हुए। बट वही बात आ रही है कि must remember that when writing about a single person or one family, the risk of outing their information remains ever present, ठीक है। आप जब भी किसी एक सिंगल पर्सन के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं या फैमिली के बारे में, तो आपको ये सबसे जरूरी है कि आप उनकी इंफॉर्मेशन को किसी भी तरह उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच ना कर दें, ठीक है। हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब इस तरह के जो इंटरेस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इसको किस तरह हैंडल किया जाता है? जो भी चेंजिंग डायनामास हैं रिसर्च इन्वायरमेंट के और कोलैबोरेशंस होती हैं, उनमें कुछ इंटरेस्ट के और कमिटमेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट राइज होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है कि हम इन जो भी रिसर्च में ट्रांसपेरेंसी होती है, ये पब्लिकेशंस होती हैं, बेशक वो ऑथर्स तरफ से हो रही है या पब्लिशर्स की तरफ से हो रही हैं, उनको मेंटेन रखें। और फिर उन्होंने बताया हुआ कि कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ऑफ इंटरेस्ट के जो कि राइज हो सकते हैं, जिसमें फाइनेंशियल रिलेशनशिप, आपके पर्सनल रिलेशनशिप, इंटेलेक्चुअल बिलीव्स और एकेडमिक कंपटीशंस। मैनेजिंग रिसर्च डाटा। आप रिसर्च डाटा को किस तरह मैनेज करते हैं? डाटा आर द मोस्ट इंपोर्टेंट आउटपुट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस. These can be used to accept or reject a hypothesis or frame a new hypothesis. डाटा मैनेजमेंट कैन इंक्लूड द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। इनके जो एस्पेक्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं। उसमें वही बताया हुआ ना कि डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च, किसी भी रिसर्च प्रोसेस के लिए। और आपके डाटा पे डिपेंड करता है कि आपकी जो हाइपोथेसिस आपने बनाई है वो रिजेक्ट भी हो सकती है अगर आपका डाटा की जो है, जैसे हमने पहले बात की, क्वांटिटी ज्यादा हो, क्वालिटी कम हो, या डाटा ना सही से एनालिसिस किया गया हो डाटा का। और यहाँ पे कुछ डाटा मैनेजमेंट में उन्होंने कुछ एस्पेक्ट्स बताए हैं, जैसा कि डाटा ऑनरशिप, मतलब जो भी रिसर्च डाटा के बारे में लीगल राइट्स होते हैं उनको ऑन करना अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट के दौरान भी और बाद में भी। डाटा कलेक्शन, इट इम्प्लाइज कंसिस्टेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल कलेक्शन ऑफ डाटा। मतलब जो भी आप डाटा को कलेक्ट करते हैं उसके ऊपर, उसकी क्वालिटी पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। वो वैलिड और रिलायबल होनी चाहिए। Few important aspects include obtaining required authorization, appropriate method. डाटा स्टोरेज में क्या होता है कि जहाँ पे आप अपने डाटा को स्टोर करते हैं, और इसमें यह होता है कि आपने अपने डाटा को प्रोटेक्ट रखना होता है किसी भी डैमेज, थेफ्ट या लॉस से। और आप अपने डाटा को रीचेक करते हैं, उसकी फाइंडिंग्स को, रिसर्च एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज करते हैं और री एनालाइज किया जाता है। डाटा शेयरिंग, जब भी आप किसी के साथ भी डाटा शेयर कर रहे हैं तो आपको वही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि आपको इस चीज पर फोकस करना है कि आप प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखें। आपके डाटा शेयरिंग में किसी भी ग्रुप मेंबर की जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो। और जो भी आप मतलब डाटा विद होल्डिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आप डाटा को किस तरह सेव रखते हैं, ठीक है। असाइनिंग ऑथरशिप। असाइनिंग ऑथरशिप में बात हो रही है कि जो ऑथरशिप अलाउज करती है रिसर्चर को कि वो अप्रोप्रिएट क्रेडिट्स को और जो भी रिसर्च की कंट्रीब्यूशंस की एक्नॉलेज है उसको असाइन करें अप्रोप्रिएट तरीके से। और इसमें असाइनिंग ऑथरशिप इज नॉट ऑलवेज दैट सिंपल, इज आल्सो इम्प्लाइज अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पब्लिश्ड वर्क। और यहाँ पे इंटरनेशनल कमेटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर्स के मुताबिक जो ऑथर हैं उन्हें मस्ट सेटिस्फाई होना चाहिए इन 4 क्राइटेरिया से। और वो क्या है कि आप अपने सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशंस जब भी आप बनाते हैं किसी भी कंसेप्शन या अपने डिजाइन के रिलेटेड, और आप उसको एनालाइज करें, डाटा को इंटरप्रेट किया जाए, और जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसको पहले ड्राफ्टिंग भी करें, उसको रिवाइज भी किया जाए क्रिटिकली, मतलब उसके इंटेलेक्चुअल कंटेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो भी फाइनल अप्रूवल है फिर जाके आप उसको पब्लिश करते हैं। इश्यूज इन असाइनिंग ऑथरशिप में क्या इश्यूज आ सकते हैं? ग्रुप ऑथरशिप, ऑथर हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड टू रिसर्च, मतलब जो ऑथर है वो खुद किसी रिसर्च में कंट्रीब्यूट नहीं करते। और गिफ्ट ऑथरशिप में क्या होता है कि
author may have an association with the research of manuscript but does not qualify the full criteria। मतलब रिसर्च के साथ एसोसिएट तो होते हैं लेकिन इन जो हमने ऊपर 4 क्राइटेरिया पढ़े हैं उनको फॉलो नहीं करते, ठीक है, जो आईसीएम जेई ने दिए थे। Ghost authorship. The author should have been recognized as the author according to ICMJE guidelines but is excluded from the list। वो मतलब रिकॉग्नाइज तो करता है इनको लेकिन जो भी इस पर डाटा होता है वो इस लिस्ट से बाहर होता है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो फेस करने पड़ते हैं असाइनिंग करते हुए ऑथरशिप को। तो यहाँ पे हमारा एंड होता है लेसन नंबर 38। आई होप कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। लास्ट भी वही रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।